नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां पर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा ही आयोजित राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ देहरादून में हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता का परीक्षण नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। और सीएम धामी ने खिलाड़ियों को ही शुभकामनाएं देते हुए ये भी कहा कि ऐसे आयोजनों से ही युवाओं में खेल के प्रति उत्साह और समर्पण बढ़ता है। पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उपस्थित हमारे सभी वीर पैरा खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और सभी आए हुए अतिथियों का, सभी नौजवान युवा साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मुझे आप सभी के बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण से मैं आप सबसे आज इस वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहा हूं, क्योंकि ये प्रतियोगिता केवल एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की उस अदम्य इच्छा शक्ति का उत्सव है जो हर बाधा को, हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। साथियों, पावर लिफ्टिंग अपने आप में अनुशासन, धैर्य, साहस, आत्मविश्वास का प्रतीक है और हम जब यही खेल हमारे पैरा खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है तो ये केवल ताकत नहीं, बल्कि हौसले और आत्मसम्मान की अद्वितीय मिसाल बन जाता है। इसलिए आप सभी खिलाड़ी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और समाज को संदेश देते हैं कि असली शक्ति शरीर में नहीं है, बल्कि मन और संकल्पों में होती है, विचारों में होती है। साथियों, भारत के दिव्यांग भाई बहन आज प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और करें भी क्यों ना, क्योंकि मेरा मानना है कि दिव्यांगता केवल शरीर में हो सकती है, दिव्यांगता अपने सपनों में नहीं हो सकती। मैं खेलों की बात करूं तो खेलों में हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे, भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर ने 1972 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। सत्येंद्र सिंह लोहिया पहले ऐसे भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी रहे जिन्होंने 12 घंटे में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। भारत की पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने दोनों हाथ न होने के बावजूद पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर ये साबित कर दिया कि कमजोरी को किस प्रकार से ताकत बनाया जाता है। हाल ही में भारत की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम ने कोलंबो में T20 ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक और सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व पटल पर अपनी धाक जमाई। इतना ही नहीं, वर्ष 2024 में तो पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 29 पदक जीतकर इतिहास रचा। साथ ही 2025 में दुबई में हुई एशियन यूथ पैरा गेम्स में 110 पदक जीतकर पूरे विश्व को यह बता दिया कि भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। साथियों, आज पद्मश्री से सम्मानित दीपा जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। आप भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक की 60 फुट प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। इसके अलावा आप एक सफल बाइकर, तैराक और कार चालक भी हैं और मुझे खुशी है कि कई रिकॉर्ड्स लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। मैं आपके जज्बे को भी बहुत नमन करता हूं। ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। साथियों, बीते एक दशक में भारत के खेल इतिहास में जो बदलाव आया है वो अभूतपूर्व है। यह दशक भारतीय खेलों का स्वर्णिम अध्याय बन चुका है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड पदक हों या फिर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे खेलों में विश्व स्तर पर शानदार प्रदर्शन हो, भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार अपनी सीमाओं को तोड़ा है और दुनिया को दिखाया है कि भारत अब केवल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाला देश नहीं रह गया। आज का नया भारत मुकाबला जीतने के लिए खेलता है।
इस परिवर्तन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट सोच और मजबूत नीति रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खेलों के प्रति प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके नेतृत्व में आज खेल का बजट पहले से 3 गुना अधिक हो चुका है। साथ ही उनके द्वारा शुरू की गई खेलो इंडिया मुहिम ने जहां देश के प्रत्येक भाग से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं को आगे लेने का काम किया गया है, वहीं देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती प्रदान की है। साथियों, पिछले वर्ष राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने पहली बार 103 पदक जीतकर एक नया इतिहास बनाने का काम किया और राष्ट्रीय पदक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त किया। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से राज्य में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए भी व्यापक प्रयास किए हैं। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन करने का भी काम हो रहा है। ऐसे आयोजन भी उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं। मैं आज विशेष रूप से उन माता पिता को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने अपने दिव्यांग बच्चों को कभी कमजोर नहीं समझा बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाया। आपने समाज की सोच से ऊपर उठकर बच्चों पर विश्वास किया और आज वही बच्चे पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है, तो आप इन पैरा खिलाड़ियों को देखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। इन्होंने हमें सिखाया है कि हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और आत्मविश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है, हर मुश्किल को हल किया जा सकता है, हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। ये खिलाड़ी हमें हार मानना नहीं बल्कि संघर्ष करना सिखाते हैं। आज इस मंच से पूरे देश को संदेश जाना चाहिए कि उत्तराखंड उस हर प्रयास के साथ खड़ा है जो आत्मसम्मान, समान अवसर और मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाता है। मैं सभी खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप पूरे जोश, आत्मविश्वास और खेल भावना के साथ मैदान में उतरिए। जीत और हार नहीं बल्कि आपका संघर्ष, ये आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, स्वयं के हालातों से रही है। पर आपने कभी भी अपनी शारीरिक कमजोरी को बहाना नहीं बनाया बल्कि उसे अपनी ताकत और पहचान बनाया है। मेरे युवा साथियों, आपने हौसले और आत्मविश्वास की शक्ति क्या होती है ये पूरे विश्व को दिखाने का काम किया है। इसलिए मैं आप सभी पैरा खिलाड़ियों को सैल्यूट करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और आपके विकल्प रहित संकल्प का सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर उत्तराखंड के विख्यात आम्रपाली विश्वविद्यालय में शेफ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन माध्यम से ही उत्तराखंड के प्रमुख शेफ और आम्रपाली विश्वविद्यालय में अध्ययनरत प्रशिक्षु शेफ के साथ ही संवाद किया है। उत्तराखंड संस्कारों की भूमि है, संस्कृति की भूमि है और विविध व्यंजनों की भूमि है। यहाँ के व्यंजन हमारी पहाड़ों, हमारी परंपराओं और हमारी आत्मा की कहानी कहते हैं। और पर्यटन में आज हर एक स्तर पर स्थानीय भोजन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि जो चीज़ जहाँ से आती है या शुरुआत जहाँ से होती है, अगर उस स्थान पर जाकर उसका स्वाद लिया जाता है तो सच में उसका जो मूल स्वाद है वो हमको प्राप्त होता है। आज दुनिया का पर्यटक अपनी यात्रा में केवल सुंदर स्थान ही नहीं देखना चाहता, वो वहाँ की संस्कृति, परंपराओं का अनुभव भी लेना चाहता है। जब कोई भी पर्यटक कहीं जाता है तो सबसे पहले पूछता है कि यहाँ का खाना कौन सा विशेष है, कौन से खाने की दुकान यहाँ प्रसिद्ध है। ऐसी जानकारियाँ
सभी आने वाले पर्यटक करते हैं। और यहीं पर आप लोगों की जो भूमिका है वो असाधारण रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज के समय में शेफ का काम जो है केवल रसोई तक सीमित नहीं है। आज के जो शेफ हैं हमारे, वो हमारी संस्कृति के संभावक हैं, पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं और रोजगार के सृजन करता है। उनके माध्यम से अनेक प्रकार की जानकारियां अन्य लोगों तक जाती हैं। इसलिए उत्तराखंड के पर्यटन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जिस प्रकार हमारे स्थानीय व्यंजन, आतिथ्य परंपरा का बड़ा योगदान है, उसी प्रकार हमारे शेफ्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह बात हम तब समझ पाते हैं जब हम बड़े बड़े शहरों में या विदेशों में जाते हैं और वहाँ भोजन करने के बाद हम जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमें पूरी तरह भारतीय लग रहा है तो सहज ही पूछ बैठते हैं कि भैया आप कहाँ से हो। आप हम किसी शहर में कोई हमारा जैसा दिखता है, हमारी जैसी बोली भाषा दिखती है, तो हम उससे ज़रूर जानकारी करते हैं। और जब हम ऐसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो और उसका उत्तर मिलता है मैं उत्तराखंड से हूँ, गढ़वाल से हूँ, मैं कुमाऊँ से हूँ, मैं जौनसार से हूँ, तब मन अनायास ही आनंद से भर उठता है और उससे हमारी बहुत आत्मीयता बिना समय बिताए एकदम पहली पहचान में ही होने लगती है। और जहाँ तक अभी श्री अन्न की बात कर रहे थे आप लोग, मिलेट्स की बात कर रहे थे, जो हमारे मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, ये केवल एक भोजन का विषय नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, नहीं केवल एक फसल भर है, ये उत्तराखंड के समग्र विकास का आज एक बहुत सशक्त माध्यम बन रहा है। क्योंकि श्री अन्न से हमारा गांव जुड़ा है, गरीब जुड़ा है और समाज का अंतिम छोर में व्यक्ति इस श्री अन्न से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज बदलते हुए परिवेश में श्री अन्न वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत की भी एक विशिष्ट पहचान, एक ताकत बन रहा है, जिन्हें आज दुनिया सुपर ग्रेन्स कह रही है। ये सुपर ग्रेन्स ये सदियों से हमारे गांव और पहाड़ों के जो हमारी थाली है, हमारे भोजन का हिस्सा रहा है। इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, खनिज तत्व है, ये इन सबसे भरपूर है जो हमें मधुमेह। उत्तराखंड में 19 आईएएस और इसके साथ ही 11 पीसीएस अफसरों के तबादले की खबर सामने आ रही है। और इसके साथ ही आर राजेश कुमार सचिव आवास नगर विकास अथॉरिटी, राजेश कुमार से चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य हटा है। तो सचिन कुर्वे सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, विनोद कुमार सुमन से ही यूडीआरपी हटा। तो बड़ी अपडेट, जहां पर रणवीर सिंह चौहान सचिव पेयजल सचिवालय, दिलीप जावलकर से ही निर्देशक ऑडिट का प्रभाव हटा। उत्तराखंड में ही 19 आईएएस और 11 पीसीएस अफसरों के तबादले की खबर सामने आई। आपको बताते चले कि आर राजेश कुमार सचिव को ही आवास नगर विकास अथॉरिटी की जिम्मेदारी मिली है और वहीं पर राजेश कुमार को चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। तो सचिन कुर्वे सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी मिली है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि राजेश कुमार की जिम्मेदारी सचिन कुर्वे को दे दी गई है। तो 19 आईएएस अफसरों के तबादले की खबर सामने आई। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 2026 को लेकर प्रशासन ने तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। ऋषिकेश के ही ट्रांजिट कैंप से ही पहली उच्च स्तरीय बैठक में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने ही अध्यक्षता की। बैठक में चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने पिछली यात्राओं के ही अनुभव का अध्ययन कर 2026 यात्रा में ही सुधार के बिंदुओं को प्राथमिकता दी है और जहां पर स्वास्थ्य बेहतर रही और उन्हें ही मजबूत किया जाए, और वहीं पर जिन बिंदुओं पर पिछली यात्राओं में अस्वस्थताएं आई थी और उसको लेकर इस बार समय रहते सुधार किया जाएगा। केवल हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि इस पूरे देश के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा होती है और बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब, ये हमारे सभी बड़ी पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इस यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि इसकी तैयारियां बहुत ही समय से होनी चाहिए और बहुत ही उच्च कोटि की होनी चाहिए, कहीं कोई कमी न रहे। इसीलिए हम लोगों ने आज ये पहली बैठक, जो हमारा सीज़न समाप्त हुआ है उसके बाद पहली बैठक आज की गई है
जिसमें सभी यात्रा रूट के आने वाले लगभग पूरा गढ़वाल मंडल आप मान सकते हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, बीआरओ हो, एनएच हो, पेयजल हो, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स के भी अधिकारी थे। हम लोगों ने पहले लास्ट ईयर की जो यात्रा हुई उसके एक्सपीरियंसेस सबसे सुने, क्या कमियां अगर रह गई हैं हमसे तो उसको भी सब नोट किया गया, और ये यात्रा और बेहतर ढंग से कितनी हो सकती है सबके सुझाव लिए गए। चूंकि अभी हमारे धामों के खुलने की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी तैयारियां पहले से होनी शुरू हो जाएं, ताकि जैसे ही इनकी तिथियां घोषित हों तो हमारा पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन ओपन करना, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन चलते हैं। आप अवगत हैं कि अभी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें हमारे ज़िले के एसएसपी और एसपी पूरे गढ़वाल मंडल के आए हुए थे। सारे एसएसपीज़ को वो निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी यात्रा मार्ग में जो नए जो सीजनल जो चौकियां हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से और चार धाम की दृष्टि से जो चौकियां जो हैं, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको देख लें, क्योंकि अभी ये शुरुआती अभी मीटिंग है। तो सबको ये बता दिया गया कि जो जो डिमांड्स हैं फोर्स की, और उसकी डिमांड्स जो है वो रेंज लेवल को वो भेज दिया जाए। साथ साथ जो लास्ट ईयर जो हम लोगों ने संपूर्ण यात्रा मार्ग को, जो श्री यमुनोत्री, श्री गंगोत्री यात्रा मार्ग और यहाँ पे श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है, वो सारे समस्त यात्रा मार्ग को हमने 10-10 किलोमीटर के सेक्टर्स में बांटा था। रुद्रप्रयाग में महर्षि अगस्त्य की ही डोली को एक गद्दी स्थल तक ले जाने को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। श्रद्धालुओं ने ये अगस्त्य मुनि खेल मैदान का ही मुख्य गेट तोड़ दिया, और जिससे कई घंटों तक हंगामा और यातायात बाधित रहा। घटना के बाद ही पुलिस ने 12 नामजद समेत ही 52 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने ही अराजक तत्वों पर गुंडा एक्ट के तहत ही कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, और वहीं पर विपक्ष ने प्रशासन की सख्त विरोध करते हुए इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला भी बताया है। धार्मिक मान्यताओं को उनके हाल पर रख देना चाहिए। लोग अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन सब चीज़ों को, जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको निभाने देना चाहिए। इसमें सरकार को बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चंपावत में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सैकड़ों जन समस्याओं का समाधान किया। कार्यक्रम में अपनी अपनी समस्याएं लेकर भारी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान ही लोगों ने टूटी हुई नाली और सड़क बनवाने, पेंशन का लाभ दिलवाने, फसलों की सुरक्षा के लिए तार बाड़ लगाने और पेयजल सप्लाई नियमित करने, राशन कार्ड बनवाने और खेल मैदान बनवाने जैसी समस्याएं उठाई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कार्यक्रम में मौजूद सभी विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों से इन समस्याओं पर जवाब तलब किया और मौके पर ही उसके निस्तारण के निर्देश भी दे दिए। देखिए, जनता की सरकार जनता के द्वार और जन जन की सरकार जन जन के द्वार, आज इस कार्यक्रम में हम सब लोगों ने, आप सब लोग शुरू से लेकर अभी तक यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से महिलाएं, किस प्रकार से हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, किस प्रकार से हमारे वरिष्ठ जन अपनी समस्याओं को यहाँ पर रखने का काम कर रहे हैं। और उनकी समस्याएं, चाहे वो कुछ पेंशन के संदर्भ में हो, कहीं पे फिंगरप्रिंट्स ना आने के कारण आधार कार्ड ना बनना हो, कहीं पे स्वास्थ्य कार्ड का ना बनना हो, कहीं पर आवास को लेकर इच्छा अपेक्षा हो, कहीं पर सड़क को लेकर हो, कहीं पर PMJSY के संदर्भ में हो, कहीं पर नहर के संदर्भ में हो, इत्यादि विषय जो है आज यहाँ पर आए हैं। और इन विषयों पर संबंधित सभी अधिकारी यहाँ पर आज मौजूद रहे, और सभी अधिकारियों को एक लक्षित समय में सभी समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। हैंडपंप के भी कई जगहों पे विषय आए हैं, उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज एक एक व्यक्ति ने जिनकी समस्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, यहाँ रखा है, और उन्होंने मात्र रखने के साथ साथ में त्वरित समाधान भी जो है उनको प्राप्त हुआ है। और जिलाधिकारी जी के द्वारा भी लगातार पूर्व में भी इस प्रकार के जन संवाद कायम करने से, और संगठन के द्वारा भी लगातार जन संवाद में प्रतिभाग करने के कारण आज समस्याओं का यदि हम
जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत ही बिलंगना ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत न्याय पंचायत कठुण में ही डीएम टिहरी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में ही बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ और शिविर में 104 आवेदन पत्र दर्ज किए गए। में और घनसाली ब्लॉक में है हम लोग, बिलंगना ब्लॉक में। यहाँ पे 101 शिकायतें आई हैं। मुख्यतः अगर मैं शिकायतों की बात करूँ तो डेफिनेटली क्योंकि फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे काफ़ी है तो लोगों को सोलर लाइट्स की डिमांड है, मांग है और पेयजल से लेके भी रिलेटेड काफ़ी यहाँ पे इश्यूज हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके भी यहाँ पे पिछले दिनों धरना हुआ था तो उसके भी कुछ मैटर्स यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें काफ़ी बेहतरी भी हुई है, कुछ सजेशन बॉक्सेस भी हमने लिखवाए हैं, डॉक्टर्स का भी अब। खबर डोईवाला से है, जहां पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अवैध प्लांटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और इसी में प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने ही डोईवाला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जा रही अवैध प्लांटिंग का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।